नमस्कार। एडवेंचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश खरे। इनोवेशन 8 के इस एपिसोड में हम यूटिलिटी संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। कई डिजाइन हमें फीजिबल और एक्सेप्टेबल लगते हैं, लेकिन बजट में टाइम और फंड की सीमा निर्धारित होती है। इसलिए इनमें से किस डिजाइन को आगे डेवलप करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये एक कठिन निर्णय है। इसका मतलब है कि हमें ये आकलन करना चाहिए कि अवेलेबल समय और लागत सीमा में कौन से समाधान सॉल्यूशंस फिजिकली रियलाइजेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति समाधान प्रपोज करता है कि देश के उत्तरी भाग में बाढ़ की स्थिति को कम करने के लिए उत्तरी नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ा जाए, तो संभवतः इस प्रस्ताव को वर्तमान में समय और पैसे की कमी के कारण अस्वीकार किया जा सकता है। ये तुरंत बताना बहुत मुश्किल है कि उपलब्ध टाइम और फंड्स की लिमिट में सॉल्यूशन डेवलप किया जा सकता है या नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं और हमें इसे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर कल बारिश होने की 80% संभावना है और कल बारिश नहीं होती है, तो हम प्रयोग दोहराने के लिए दूसरा कल नहीं पा सकते। ये प्रयोग एक सिक्का उछालने के प्रयोग से अलग है, जहां आवश्यकतानुसार कई प्रयोग किए जा सकते हैं जब तक हेड आने की प्रोबेबिलिटी को 50% के रूप में एस्टेब्लिश किया जा सके। कल बारिश होने की अपनी संभावना को हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हमारे पक्ष में संभावना 4:1 होती है। दूसरे शब्दों में हम 20 रुपए के बदले 80 रुपए की शर्त लगा सकते हैं कि कल बारिश होगी। फिजिकल रियलाइजेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल का ऐसा अनुमान लगाने के लिए बहुत अधिक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। यदि थॉमस एल्वा एडिसन ने रोशनी प्राप्त करने के लिए बहुत हाई कॉन्फिडेंस लेवल पर जोर दिया होता, तो शायद हम अभी भी गैस लैंप का उपयोग कर रहे होते। एक उत्पाद को बायर और सेलर के दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। दोनों को यह फील होना चाहिए कि उन्हें अपने पैसे का पूरा पूरा मूल्य मिल रहा है और सिचुएशन विन विन है। मैन्युफैक्चरर तब खुश होता है जब प्रोडक्ट बनाने में उसका इन्वेस्टमेंट सेल प्राइस से बहुत कम होता है। ग्राहक उन डिजाइनों के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं जो उन्हें बेहतर सर्विस और अच्छी परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। किसी प्रोडक्ट की रियल वर्थ उसकी कॉस्ट की तुलना में ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग के द्वारा तय की जाती है। अब हम फिजिकल रियलाइजेबिलिटी और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के कंसेप्ट को
फिजिकल प्रोडक्ट में बदलने को, डिजाइनर के कॉन्फिडेंस लेवल को फिजिकल रियलाइजेबिलिटी के रूप में नापा जाता है। फिजिकल रियलाइजेबिलिटी इंडेक्स अगर 0.8 है तो ये दर्शाता है कि डिजाइनर अपनी अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट के बारे में 80% कॉन्फिडेंट है कि वो रियलाइज कर लेगा। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह डिजाइनर अपनी प्रेजेंट स्ट्रेटजी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ कदम आगे देखने का प्रयास करता है। किसी भी कंसेप्ट के प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में इन्वेस्टमेंट और उससे मिलने वाले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अनुमान लगाना आवश्यक होता है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकेंगे हमें फायदा हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डिजाइन कॉस्ट, सामग्री लागत, प्रोडक्शन और मेकिंग की लागत और कई अन्य लागत शामिल होते हैं। रिटर्न का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि कमांडिंग सेलिंग प्राइस का सही ढंग से अंदाजा तभी लगता है जब प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। साथ ही कई फैक्टर होते हैं जैसे कि ईज इन मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिनकी लागत का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब को चयन करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स लो कॉस्ट, लाइट वेट, इफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, रेंज ऑफ ऑपरेशन आदि हो सकते हैं। इनोवेटर को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि प्रस्तावित डिजाइन में इन फैक्टर की लागत को कैसे शामिल किया जाए। वास्तव में समस्या के दो पहलू होते हैं। एक तो विभिन्न पैरामीटर्स को नापने की सूटेबल इकाइयां क्या होनी चाहिए, और दूसरा इन इकाइयों की एक दूसरे की तुलना में करने का बेसिस क्या होना चाहिए। तभी विभिन्न डिजाइनरों को कंपैरिजन के रूप में एक कंबाइंड और कंपोजिट मीनिंगफुल इंडेक्स तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले हम यह परीक्षण करते हैं कि क्या कोई आइडिया फिजिकली रियलाइजेबल है, और विज्ञान के नियमों, अवेलेबल टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं उनको देखते हुए प्रैक्टिकल रूप से बनाया जा सकता है। क्या इसे रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए फिजिकली अभी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए टाटा की टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें। जब टेस्ला ने शुरुआत की तो इलेक्ट्रिक कारें नई नई थी, लेकिन उन्हें फाइनेंशियली फीजिबल बनाया टेस्ला ने। कॉन्कोर्ड सुपरसोनिक जेट एक दूसरा उदाहरण है जो एक तकनीकी चमत्कार था। ध्वनि की गति से दोगुनी गति से उड़ता था, लेकिन लंबे समय तक फाइनेंशियली अनफीजिबल रहा। विकास की लागत बहुत ज्यादा थी। 1960 के दशक में लगभग $1 बिलियन से ज्यादा। टिकट बहुत महंगे थे और फ्यूल एफिशिएंसी खराब थी। केवल 14 विमान सेवा में आए और सस्ते धीमे विकल्पों से प्रतिस्पर्धा ये नहीं कर सके। तो हम कह सकते हैं इट वॉज ए ग्रेट आइडिया बट बैड इकोनॉमिक्स। स्मार्टफोन जैसे सफल विचार के लिए तीनों चीजें एक जैसी हैं। फिजिकली पॉसिबल है क्योंकि टच स्क्रीन और बैटरी पहले से मौजूद है। फाइनेंशियली वायबल है
क्योंकि एप्पल ने उत्पादन और मूल्य निर्धारण को बढ़ा दिया है और अत्यधिक उपयोगी है। इसने दैनिक जीवन को बदल दिया है। अब हम यूटिलिटी कंसीडरेशन पर बात करेंगे। उपयोगिता संबंधी विचार किसी आइडिया की यूटिलिटी, डिमांड और प्रैक्टिकल वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करता है। हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट किसी ज़रूरत को इफ़ेक्टिव ढंग से पूरा करता है, और अगर इसको हमने बना लिया तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे। स्मार्टफोन ने फ़ोन, कैमरा, जीपीएस और कंप्यूटर को एक डिवाइस में जोड़ दिया। इसकी उपयोगिता स्पष्ट थी, कन्वीनियंस और मल्टी फंक्शनैलिटी। संक्षेप में, एक सफल आइडिया को क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। फिजिकली रियलाइजेबल और फाइनेंशियली फीजिबल तथा यूटिलिटी पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है, और डिजाइनर ये सुनिश्चित करता है कि उनके विचार न केवल इनोवेटिव हैं बल्कि वैल्यूएबल और इम्प्लीमेंटेबल भी हैं। ग्राहक बाजार में उपलब्ध सामानों की, उत्पादों की कंपैरिजन और इवैल्यूएशन अपने मन में लागत, सुरक्षा, मॉडल, फंक्शन, यूज आदि जैसे कई डाइवर्स डायमेंशंस पर करता है। वो अपने दिमाग में एक तरह का कंपोजिट इंडेक्स विकसित कर लेता है और उस आधार पर विभिन्न उत्पादों की तुलना करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ग्राहक समूह में अलग अलग व्यक्तियों के लिए ऐसे कंपोजिट इंडेक्स अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, टीवी सेट की खरीद एक फैमिली डिसीजन है और कस्टमर ग्रुप में पिता, माता और बच्चे शामिल हो सकते हैं। दुकान में सेल्समैन उन्हें अलग अलग फंक्शन वाले टीवी सेट के बारे अलग अलग मॉडल और ब्रांड दिखाएगा और इनमें प्रत्येक प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स के बारे में बताएगा। इस प्रक्रिया में बजाय इसके कि फैमिली को स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो उनके दिमाग में कि कौन सा टीवी सेट खरीदना है, परिवार के सदस्य अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि पिता टीवी सेट की लागत पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है और परिवार को थोड़ा सस्ता मॉडल सुझाता है कि ये भी तो अच्छा है, सस्ता भी है। बच्चे स्वाभाविक रूप से टीवी सेट के कई फंक्शंस से आकर्षित होते हैं और मां का मन पड़ोसियों के पास मौजूद टीवी मॉडलों को याद करने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि मॉडल ऐसा होना चाहिए कि पड़ोसी जले। नेबर्स एनवी इज ओनर्स प्राइड। ग्राहकों के ऐसे जड़ल समूह के लिए बेचारा इनोवेटर उनकी पसंद की प्रेफरेंस की कल्पना कैसे कर सकता है और प्रपोज्ड कंपोजिट इंडेक्स को कैसे इमेजिन कर सकता है। फिर भी उसे इवैल्यूएटर ग्रुप की एंटीसिपेटेड पर्सनल प्रेफरेंस के आधार पर यूटिलिटी इंडेक्स को डिफाइन करना होगा, जो स्वाभाविक रूप से सब्जेक्टिव होगा। उत्पाद का ओवरऑल यूटिलिटी इंडेक्स ग्राहक समूह की नज़र में इसकी यूजफुल नापने वाला पैमाना माना जाता है। किसी पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर पर
किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी उस विशेष पैरामीटर पर उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को ही मापती है। किसी उत्पाद का ओवरऑल यूटिलिटी इंडेक्स प्रत्येक क्वालिटी पैरामीटर की यूटिलिटी का संभवतः योग होगा। हम ऐसी उपयोगिताओं को जोड़ने की एक विधि तैयार कर सकते हैं और उत्पाद के लिए कंपोजिट यूटिलिटी इंडेक्स का गठन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बॉल पेन में गुणवत्ता के मापदंडों को नंबर 1 एवरेज लाइफ, नंबर 2 ईज ऑफ राइटिंग और नंबर 3 कॉस्ट के रूप में लिया जा सकता है। माना कि ये 3 क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, तो आइए बॉल पेन के 3 मॉडलों पेन ए, पेन बी और पेन सी की यूटिलिटी की तुलना करें। इन उत्पादों में पेन ए, पेन बी और पेन सी की एवरेज लाइफ माना कि क्रमशः 14, 18 और 16 लाइफ यूनिट्स है। इन उत्पादों ए, बी और सी की ईज ऑफ राइटिंग को मान लिया कि ये 15, 20 और 18 रूप यूनिट्स हैं। इन उत्पादों ए और बी और सी की कॉस्ट को 30 यूनिट, 25 यूनिट और 20 यूनिट के रूप में माना जा सकता है। अब हम उपयोगिता के सभी मानदंडों को जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको लीनियर मान के जोड़ देते हैं। तो हमें पेन ए के लिए 59, पेन बी के लिए 63 और पेन सी के लिए 54 यूटिलिटी यूनिट्स मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेनों की उपयोगिता का क्रमशः बी, ए और सी हो जाता है। इसमें एक एजम्पशन है जिससे वर्तमान में मैं सहमत नहीं हूं कि एवरेज लाइफ की एक इकाई ईज ऑफ राइटिंग की एक इकाई के बराबर होगी। तीनों मामलों में कॉस्ट की एक इकाई की वृद्धि का ए या बी की तुलना में पेन सी पर सबसे अधिक परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा। ये कॉस्ट पे निर्धारित होता है। इसे अक्सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहा जाता है। एक ही पैमाने पर विभिन्न क्वालिटी डायमेंशन को मापने की बजाय हम प्रत्येक के लिए अलग अलग स्केल अपना सकते हैं। हम प्रत्येक क्वालिटी एट्रीब्यूट की यूजफुलनेस के लिए अलग अलग स्केल का निर्माण कर सकते हैं। फिर आम तौर पर प्रत्येक पैरामीटर के लिए 0 और 1 के बीच में कुछ वेटेज जुडिशियसली चुन लेते हैं और इन मानदंडों का वेटेज सम कंपोजिट क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है। मान लें कि एवरेज लाइफ, ईज ऑफ राइटिंग और कॉस्ट ऑफ वेटेज क्रमशः 0.6, 0.8 और 0.2 के रूप में लिया गया। पेन ए के लिए अब हम कंपोजिट यूटिलिटी इंडेक्स की गणना करेंगे। पेन ए के लिए एवरेज लाइफ 14 यूनिट मानी गई है, ईज ऑफ राइटिंग 15 यूनिट मानी गई है और कॉस्ट 30 यूनिट मानी गई है और इनका वेटेज क्रमशः 0.6, 0.8 और 0.2 के रूप में लिया गया है। अतः पेन ए का वेटेड कंपोजिट इंडेक्स यूटिलिटी इंडेक्स होगा 0.6 into 14,
प्लस 0.8 इंटू 15 प्लस 0.2 इंटू 30 यानी 26.4। इसी तरह से हम पेन बी और पेन सी के लिए यूटिलिटी इंडेक्स की गणना कर सकते हैं। ये भी वेटेड यूटिलिटी इंडेक्स होंगे और इनका मान हमको प्राप्त होगा 31.8 और 28.0 के रूप में। इस प्रकार पेन ए, पेन बी और पेन सी की उपयोगिता का वरीयता क्रम अब बदल करके हो जाएगा बी, सी और ए। सबसे ज्यादा उपयोगी पेन हो जाएगा पेन बी। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। अगले मंगलवार को हम स्टोरी बेस्ड लर्निंग से संबंधित पार्ट 1 पर पहले भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में बातें करेंगे। आपको इस एपिसोड में भाग लेने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।